गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेर आईएएस में। मैं देवी सिंह। तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। ये प्रीलिम्स से डेडिकेटेड कोर्स है, लेकिन सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए प्रीलिम्स और मेंस यानी ये जो है ये प्री कम मेंस कोर्स है सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए। मेंस के लिए हम यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें और ऐड करेंगे। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो, ये भटनेर आईएएस का हमारा ऐप है। ये गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, फिर पीडीएफ मिलेगा और फिर इस पे से आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ देखो, हमारे इस जो कोर्स है बहुत रीजनेबल प्राइस है, 750 रुपया है। बहुत रीजनेबल प्राइस है। आपको ये सारी चीज आपको प्राप्त हो सकेगी। और अभी जो हमारी वीडियो हैं वो भटनेर आईएएस के ये यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप मात्र आपको 60% वीडियो मिलेंगे। ठीक है। चलो, तो हम फिस्कल सिस्टम क्या कर रहे थे? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल सिस्टम पढ़ रहे थे। मैंने फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत बस 2 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ बजट पढ़ना है, तो ये चैप्टर पूरी तरीके से बेहतर समझ होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएंगे। चलो, हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे थे। देखो भाई, थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। फिस्कल है, ध्यान रखना, फिजिकल नहीं है, फिस्कल लिख देता हूँ, फिस्कल पॉलिसी। बहुत बच्चे तो बहुत दिन तक इसको फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, तो फिस्कल, ओके, राजकोषीय नीति। देखो भैया, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी, किनार्थ प्रबंधन और घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, इन सभी पॉलिसीज को हम राजकोषीय पॉलिसीज कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये राजकोषीय नीति के प्रमुख घटकों में से एक है। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन, आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, इन सभी इत्यादि चीजों को ये प्रभावित करती है। और इस नीति का जो संचालन है सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये करी जाती है। वित्त मंत्रालय की सहायता से ये स्वयं कर। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम से कम बजट बनाने और कम से कम हिनात प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो महंगाई का टाइम है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति में कम से कम घाटे का बजट बनाने, कम से कम घाटे का बजट बनाने, कम से कम जो हिनात प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं पर से जो कर है उसको कर कम कर या समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि जो आधारभूत, जो बेसिक, जो मौलिक चीजें हैं, इन वस्तुओं को आम जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। साथ में जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति, क्योंकि ऑलरेडी मंदी और जो मुद्रास्फीति में आपको चैप्टर में, मुद्रास्फीति वाले चैप्टर इन्फ्लेशन में समझाया था, मैं यहाँ आपको बता दूं मंदी और मुद्रास्फीति। देखो, मुद्रास्फीति का तात्पर्य ये है कि वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि की दशा मुद्रास्फीति कहलाती है। और वही जो मंदी है, वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर गिरावट की दशा मंदी कहलाती है। तो जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और जो व्यय है इसकी कमी की वजह से जो मंदी जैसी स्थिति, मान लो मांग कम है और व्यय भी नहीं है, तो मंदी की स्थिति आ जाती है। तब सरकार राजकोषीय नीतियों का हेल्प लेती है, सहायता लेती है, और इससे करों में कमी की जाती है। जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस में कमी करी जाती है। ऑलरेडी इसके मैं जब मॉनेटरी पॉलिसी बता रहा था तो उसका क्या इंपैक्ट होता है उसके भी बारे में, मतलब वो कैसे टैकल करती है मुद्रास्फीति को और मंदी को, वहां मैं उसके रीजंस बताए थे। यहाँ फिस्कल पॉलिसी में ये कहा जा सकता है कि भाई देखो, अगर मंदी की अवस्था है तो सरकार क्या करेगी, जो कर है, टैक्सेस हैं, उसको कम कर देगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देगी, ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जा सके।
जब लोगों के पास पैसा जाएगा, अगर टैक्स कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी को जन्म दे सकेंगे। इससे जो इससे जो क्या होगा कि धीरे धीरे मतलब वस्तुओं का मूल्य बढ़ने लगेगा, तो लोग इसमें से पैसा लगाने लगेंगे। साथ ही साथ जब पैसा लगाएंगे तो प्रोडक्शन होगा, रोजगार मिलेगा, प्रोग्रेस होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सरकार सार्वजनिक व्यय में खर्च करेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, जब लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग खर्च करेंगे, मांग को जन्म दिया जाएगा। तो समग्र मांग और व्यय को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो समग्र मांग और बढ़ाने के प्रयास करके मंदी से निकलने का ये प्रयास कोशिश करी जाती है। और इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और व्यय की अधिकता होती है, मतलब इसकी वजह से अभिवृद्धि की स्थिति होती है, तो सरकार राजकोषीय नीतियों के ही माध्यम से सार्वजनिक व्यय में कमी करती है, करारोपण में वृद्धि करती है, कर को और बढ़ा देती है, सार्वजनिक व्यय को कम कर देती है। इसमें वृद्धि की वजह से आप देखोगे करारोपण में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था को जो है, मतलब अगर स्थिति एडवर्स है तो फिर संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी बताया, राइट। देखो भाई, फिस्कल पॉलिसी के 3 घटक होते हैं। 3, एक सरकार का बजट, ये इसी का फिस्कल पॉलिसी का घटक है, सरकार का बजट। दूसरा कर संरचना, और विभिन्न प्रकार के घाटे। क्या है? विभिन्न प्रकार के घाटे। हम लास्ट लेक्चर में प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा पढ़ना था, अभी तुरंत आ रहा हूं वहीं पे 5 मिनट बाद, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटक हैं भैया। बजट के बारे में ऑलरेडी बताया कि भाई बजट जो पद्धति है, इस संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और उनसे फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अकॉर्डिंगली किसी संगठन के कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया ही ये है। वही भारतीय संविधान में बजट शब्द का किसी प्रकार से कहीं उपयोग नहीं किया गया है। जो बजट है, आपको मैं बताऊंगा, इसकी जगह जो है वो दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है। वही अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत की उस वर्ष के लिए जो प्राक्कलित प्राप्तियां हैं, जो एस्टिमेटेड प्राप्तियां हैं, और व्ययों का जो एक्सपेंडिचर का विवरण रखवाएगा। इसे ही भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण, हमारे जो संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना, यानी जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक। अब वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहा जाता है, इसको आम बजट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202, ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल का बजट 112 और वही जो 202 है, 202, तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार जो है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण देती है या तैयार करती है। इसे राज्य का बजट कहा जाता है। सरकार जो है, ये बजटीय नीति राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सरकार की बजटीय जो नीति है, ये सरकार के सभी कार्यक्रमों और नीतियों को शामिल किया जाता है। इसमें से राजस्व पक्ष से जो कर प्राप्तियां हैं और जो गैर कर प्राप्तियां हैं, सरकार जो है अनुमानित प्राप्तियों को दिखाती है, और इसके व्यय पक्ष में जो है उपभोग, जो कंजम्पशन है, व्यय, वो भी दर्शाती है। साथ में इन सारी चीजों का बात होता है। 1920-21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ, मैंने बताया था, एकवर्थ कमेटी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। और इसी एकवर्थ कमेटी जो है, इसकी सिफारिशों के आधार पे ये इसको बना करके 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। मतलब 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भाई रेलवे जो है एक उद्यम है जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है। हालांकि इसके मैं आगे जो आपको कारण बताऊंगा वो दूसरे हैं। अब बजट 17-18 की एक विशेषता ये रही है कि भाई उसमें से मेजर 3 चेंजेस किए गए हैं कि जो रेल बजट है, आम बजट है, इसको मर्ज कर दिया गया है। योजनागत और गैर योजनागत जो व्यय हैं उनको समाप्त कर दिया गया है। और इसकी जो बजट प्रस्तुत करने की तारीख थी उससे 1 माह से ठीक पहले कर दिया गया है। पहले फरवरी के लास्ट डे ये प्रस्तुत किया जाता था, अब फरवरी के फर्स्ट डे प्रस्तुत किया जाता है, पहले दिवस
दिवस में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारत में पहला बजट 18 फरवरी जो वेरी फर्स्ट टाइम 1800, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है। तो 18 फेब, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 18 फेब 1860, कब भाई 1860, 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत करा जाता है। जबकि जब स्वतंत्रता के दौरान स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। फिर जो है इसके बाद, यानी आप ये जैसे ये कह सकते हो कि हम इसके बाद देखो, ये तो तत्कालीन बात होती है। इसके बाद 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, जॉन मथाई, ठीक है, यानी जॉन मथाई जो है वो प्रस्तुत करते हैं बजट को, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा जो बजट प्रस्तुत करना किसके नाम पर है, वो मोरारजी देसाई जी के नाम पे। मोरारजी देसाई जी 10 बार करीब बजट प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय बजट में सारी चीजों का यानी प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है। तो इसमें क्या क्या होता है केंद्रीय बजट में, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वित्तीय यानी करंट वर्ष, ध्यान रखिएगा, चालू वित्तीय वर्ष के लिए रिवाइज्ड आंकड़े, संशोधित आंकड़े, और पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय, एक्चुअल में पिछला वर्ष तो बीत गया तो सारा ऑडिटिंग हुई होगी, तो उसका जो वास्तविक व्यय और प्राप्तियां जो है ये दर्शाई जाती है। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की रिसीट और आय यानी सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की समृद्धि स्थिरता को ध्यान केंद्रित ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है। अब बजट के अगर हम प्रकार की बात करें तो आगे हम देखेंगे कि जेंडर बजटिंग क्या है, एक समान मद बजट क्या है, निष्पादन बजट क्या है, शून्य आधारित बजट क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन चलो हमें शुरू करना था प्राइमरी डिफिसिट्स। तो देखो प्राइमरी डिफिसिट्स हमें शुरू करना था ना, ये तो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है स्टेट सिविल सर्विस यूपीपीसीएस का भी आने वाला है एग्जाम प्रीलिम्स का, और राजस्थान का भी आप तो फॉर्म भर चुके होंगे शायद, यूपीपीसीएस का 24 अक्टूबर को है ना। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, देखो जरा ध्यान से सुनना। प्राथमिक घाटे को गणना, सरकार के प्राथमिक घाटे की जो गणना है सरकार के राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को घटाकर करी जाती है। मतलब प्राइमरी डिफिसिट्स की गणना जो सरकार का राजकोषीय घाटा, याद है, यानी टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर, तो अगर टोटल रिसीट कम रह जाए एक्सपेंडिचर से तो वही जो डिफरेंस है वही राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान वाला हिस्सा, ब्याज का अगर भुगतान वाला हिस्सा हटा दिया जाए तब यह प्राइमरी डिफिसिट्स कहलाएगा। कौन सा ब्याज का भुगतान वाला हिस्सा, याद है मैंने बताया था कि भाई ये देखो, यहाँ पे देखो, ये ब्याज का भुगतान वाला हिस्सा जो है ये ब्याज अदायगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो एक्सपेंडिचर है, मान लो टोटल रिसीट कितनी थी, टोटल रिसीट 100 रुपए की थी, टोटल एक्सपेंडिचर कितने का था, 140 रुपए का था, कितना, 140 रुपए का, और ब्याज मान लो कितना जाता है, इंटरेस्ट जो है इसमें से ऐड है 20 रुपया। तो अगर ब्याज इसमें से घटा दिया जाए तो जो ये 120 बचेगा, ब्याज वाला हिस्सा घट गया, तो ये क्या है, अब देखो इसमें से 120 हुआ ना, और 100 घटा दिया जाएगा क्योंकि ये तो रिसीट था, तो जो 20 है ये एक्चुअल में प्राइमरी डिफिसिट्स है। तो समझा, देखो फिर आगे यहाँ मैंने आपको बताया कि प्राथमिक घाटे की जब गणना करी जाती है तो राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डिफिसिट है उसमें से ब्याज के भुगतान वाला हिस्सा जो है घटा दिया जाता है प्राइमरी डिफिसिट। इस गणना में इस गणना में ये मदद करती है यदि पुरानी उधारी ब्याज के भुगतान का दबाव नहीं होता है तो सरकार का वास्तविक घाटा कितना होता है यह जानने में इसमें हेल्प मिलती है ये गणना में, कि अगर मान लो कि पुरानी उधारी के ब्याज का जो भुगतान है
अगर वो उसका दबाव नहीं है, मालूम नहीं है, सरकार का एक्चुअल में जो डिफिसिट्स क्या है, एक्चुअल में घाटा क्या है, ये पता। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखो इसमें से जैसे कि ये वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटे को जीडीपी के 0.4% तक रहने की संभावना थी। मतलब ये अजम्पशन किया गया था कि भाई 2020-21 का जो बजट आएगा, ये जो घाटा है वित्तीय वर्ष प्राथमिक घाटा है, ये जीडीपी का 0.4% तक रहेगा। लेकिन जो रिवाइज्ड हुआ कोविड-19 के चलते इशू आया, तो रिवाइज्ड जो अनुमान है इसके अनुसार जीडीपी का 5.9% रहा, 5.9%। और यही बजट जो है 2020-21 में इसके वित्तीय वर्ष जो 2021-22 में 3.1% रहने का अनुमान लगाया गया है कि भाई ये इतना रहेगा, यानी अगले साल। ठीक है, एक्चुअल। ओके, तो ये पूरा है, आप प्राइमरी डिफिसिट्स को देखें। इसके बाद आता है मॉनेटरी डिफिसिट्स, मौद्रिक घाटा। यार ये मॉनेटरी डिफिसिट्स मौद्रिक घाटा क्या है, इसे समझो। प्रभावी घाटे की अवधारणा को जो है एफआरबीएम एक्ट, सॉरी मॉनेटरी हमें घाटा पढ़ना है, ठीक है। हमने प्रभावी घाटा देखे, मॉनेटरी डिफिसिट देख लो पहले। देखो जो मॉनेटरी डिफिसिट्स है, इस मौद्रिक घाटे की गणना 1997 में बंद कर दी गई थी। मौद्रिक घाटे की जो गणना है 1997 में बंद कर दी गई थी। 1997 तक जो है सरकार के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था से ऋण लेती थी। मान लो पहले, इससे पहले मुझे जो है ना एक्चुअल में आपको प्रभावी घाटा बताना चाहिए, तब आपको मौद्रिक घाटा समझ आएगा। एक काम करता हूं कि पहले मैं आपको प्रभावी घाटा बता देता हूं, प्राथमिक घाटा नहीं हो, अच्छा इसमें पे है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स कहते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स। ये होता क्या है भाई इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स, क्योंकि जब ये समझ आएगा तो फिर मैं आपको मॉनेटरी डिफिसिट समझा पाऊंगा आसानी से, नहीं वो समझ आसानी से नहीं आएगा। चलो भाई, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स, प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को एफआरबीएम एक्ट 2003 में संशोधन करके वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत में एक्चुअल में लागू किया गया था। जो एफआरबीएम एक्ट है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में, इसमें संशोधन किया गया, इसको रिवाइज किया गया, और जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसको भारत में लागू किया गया था। इसकी जो संतुति है वो 13वें वित्त आयोग ने करी थी, और 14वें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को इसकी जो गणना है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। दोबारा सुनना भैया, 13वें वित्त आयोग ने इस आयोग मतलब इसकी संतुति करी थी, और 14वें वित्त आयोग ने ये रिकमेंडेशन करी कि भाई इसकी जो गणना है वो प्रॉपर बंद कर देनी चाहिए। केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान केंद्र के राजस्व व्यय का हिस्सा माना जाता है, और ये राज्यों की जो है राजस्व प्राप्ति है। मैंने आपको जो रेवेन्यू रिसीट है उसके बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई एक्चुअल में है क्या। तो केंद्र द्वारा जो राज्यों को दिया गया जो सब्सिडी अनुदान है, मैं अभी आपको बताऊंगा कितना कितना जाता है, और मैं 15वां जो है फाइनेंस कमीशन और 14वां फाइनेंस कमीशन सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा दोनों। अब राजस्व व्यय का हिस्सा इसको एक्चुअल में माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था कि वैसे एक्सपेंडिचर हैं जो मेनली उपभोग के तौर पे इनका उपयोग किया जाता है, इनसे किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। तो सेंट्रल बजट से जो पैसा दिया जाता है राज्यों को, तो वो तो इनके राजस्व व्यय का ही हिस्सा होगा, और ये राज्यों की राजस्व प्राप्ति मानी जाती है, रेवेन्यू रिसीट मानी जाती है। अब ये अनुदान केंद्र के राजस्व घाटे में योगदान देती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, केंद्र के राजस्व घाटे में कैसे योगदान देती है। अब अगर मान लो कि केंद्र का राजस्व घाटा मान लो 20 रुपया होता है, इसका मतलब क्या है कि जो राजस्व जो प्राप्तियां हैं, मान लो रेवेन्यू रिसीट है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मान लो रेवेन्यू जो रिसीट है वो 100 रुपया, जो रेवेन्यू रिसीट है वो मान लो 100 रुपया रहा होगा, तो अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये 120 है। तो अगर मान लो कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये 120 है, तभी तो जो घाटा है रेवेन्यू डिफिसिट से वो 20 रुपया का निकल के आएगा।
अब भाई जरा ये देखो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो भी तो चीजें शामिल होती हैं। जब मैंने बताया था कि राजस्व में जो यानी केंद्रीय बजट के माध्यम से जो राज्यों को पैसा अनुदान के तौर पे जाता है, तो वो भी तो इसके जो राजस्व घाटे में योगदान देती है कि नहीं देती है? ऑब्वियसली कि वो भी योगदान देती है। हालांकि इस अनुदान का जो है एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारें पूंजी निर्माण के उद्देश्य से करते हैं। ऑब्वियसली जो राज्य सरकारें हैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो पूंजी निर्माण के लिए। मान लो आपने जैसे ऐसे समझो कि 120 रुपये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो आपने 40 रुपया राज्यों को अनुदान के तौर पे दिया है। तो भाई 40 रुपया में मान लो सभी राज्य 20 रुपया का उपभोग कर लें, और 20 रुपया का ये भी तो रोड, अस्पताल और ये सारी चीजें बनवाते हैं। तो जो रोड, अस्पताल और ये तो क्या हो गया, ये आपका जो पूंजीगत व्यय है, मतलब इससे पूंजी का निर्माण हो रहा है। तो भले ही इसका तो जो ये राजस्व घाटा है, ध्यान से सुनना, ये जो राजस्व घाटा है, अब देखोगे कि ये चीजें जो है ना राजस्व घाटे में, सॉरी, जो स्टेट को अनुदान जाता है वो राजस्व घाटे में योगदान देती हैं, लेकिन कुछ पैसा तो पूंजी निर्माण में तो राज्य सरकारें भी तो यूज करती हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देखोगे कि जो कुछ पूंजी निर्माण के उद्देश्य से जो पैसा खर्च किया जाता है, तब बचा हुआ राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट, जो राजस्व घाटा केंद्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। केंद्र का प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। मतलब कि मान लो जो पैसा राज्यों को पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च किया गया है, जब केंद्र सरकार के राजस्व घाटे से राज्यों को प्राप्त इस अनुदान का वह हिस्सा जो पूंजी निर्माण में खर्च किया गया है, पूंजी निर्माण में उसे उपयोग किया गया है, अगर उस वाले हिस्से को घटा दिया जाता है तो जो बचा हुआ घाटा है वो एक्चुअल में प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके समझाने का प्रयास करता हूं आपके साथ। ये मैं पहले इरेज कर दूं और इसे आप एग्जाम्पल से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। देखो भैया, इसमें बहुत सिंपल है। चलो मैं क्या बोला आपको कि भाई जो प्रभावी राजस्व घाटा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, रेवेन्यू डिफिसिट्स क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट्स का मतलब ये होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये जो रेवेन्यू डिफिसिट्स है ये उसे रेवेन्यू डिफिसिट्स कहते हैं। अब एक्चुअल में इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स क्या है? तो इसे समझने के लिए देखो, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो अब किसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? केंद्र का जो बजट से, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाता है। अब मान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट कितना है? 100 रुपया है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 140 रुपया है, ऐसे समझो। और इस 40 रुपए में जो है 50 रुपया मान लो राज्य सरकारों को कितना जाता है, कितना परसेंटेज मैं बताऊंगा जो रिकमेंडेशन से 15th फाइनेंस कमीशन की, बस यहाँ उदाहरण के लिए समझो कि 50 रुपया राज्यों के लिए जाता है। मान लिया कि भाई 50 रुपया 140 में से राज्यों के लिए गया, लेकिन राज्य, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि इससे किसी भी प्रकार का परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देखोगे ये मेनली उपभोग के तौर पे खर्च किया जाता है। मान लो 50 रुपया में जो 20 रुपया है राज्य सरकारों ने इसका उपभोग कर लिया, लेकिन ये जो 30 रुपया है इससे पूंजी निर्माण में उपयोग हो गया। अब तो ये पूंजी निर्माण में उपयोग हुआ है तो केंद्र सरकार का तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आप मुझे जरा बताएं कि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब इससे पूंजी का निर्माण हो रहा है। मान लो इस 30 रुपए से सड़क और ये एक्सेट्रा, जैसे सड़क हो गया, ब्रिज हो गया, बांध, ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं। तो आप देख रहे हो ये 30 रुपया है ना। अब देखो जो ये रेवेन्यू डिफिसिट से क्या होगा भाई, इस 100 रुपए में से 140 में से 100 घटाया जाएगा, तो 40 रुपया रेवेन्यू क्या है? डिफिसिट से। अब अगर ये 30 रुपया जो है पूंजी निर्माण वाला हिस्सा, अगर मान लो ये घटा दिया जाए, ऐसे समझो ये पूंजी निर्माण वाला हिस्सा घटा दिया जाए तो कितना बचेगा? 10 रुपया। यही एक्चुअल में इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स है, यही इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स है। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। अब ये समझ गए बहुत आसानी से। और ये जो प्रभावी राजस्व घाटे का जो कॉन्सेप्ट है एफआरबीएम एक्ट में संशोधन करते हुए 2011-12 में लागू किया गया और 13वें वित्त आयोग ने इसकी संतुति करी और 14वें वित्त आयोग ने इसको बंद करने की बात करी कि भाई मतलब उन्हें रिकमेंडेशन सुझाव दिया कि सरकार को इसकी गणना बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी देख लिया कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। अब डेटा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब भाई जीडीपी का जो 2020-21 में यह जो है जीडीपी का 1.8 1.8 अनुमानित था। ये क्या था? एस्टिमेटेड था, एस्टिमेटेड था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1.8। परंतु राजस्व खर्चों में जो महामारी के दौर में वृद्धि हुई, इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में जो इंक्रीजमेंट हुआ, जो वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्तियों में भी कमी आई। इसकी वजह से ये जीडीपी का जो है, ये जीडीपी का ध्यान रखिएगा सब, इसका जो है ना जीडीपी में इसको जीडीपी को आधार बना के कैलकुलेशन किया जाता है। तो 6.3 रहा, कितना भैया? 6.3% रहा। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये अनुमान है, ये क्या है? ये अनुमान है कि भाई ये 4.1% रहने का संभावना व्यक्त करी गई है कि लगभग ये जीडीपी का इतना रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये अनुमान है, ये एस्टिमेट है, ये एक्चुअल में है। ठीक है, और मैंने ये सारी चीज बता ही दी। तो यही तो है सारा सब कुछ बजट में। अगर ये चीज समझ में आसानी से आ रही है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, राइट। चलो, अब आप देखिएगा मॉनेटरी, मैंने डिफिसिट्स बताना था ना, ये मौद्रिक घाटा क्या है, पहले थोड़ी सी मौद्रिक घाटा देख लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई जो मौद्रिक घाटे की जो गणना है ये 1997 में बंद कर दी गई थी और 1997 तक जो सरकार के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से जब घाटा होता था तो आरबीआई जो है बैंकिंग व्यवस्था से ऋण लेकर के इसका सेटलमेंट करते थे, मतलब घाटे की भरपाई करी जाती थी। इसके बाद जो भी अगर मान लो फिर भी घाटा बच जाता है तो आरबीआई नए नोट जारी करके करती थी। मैं अगेन बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंट को फोकस करना। मैंने ये बोला कि भाई 1997 तक सरकार के घाटे की भरपाई प्रायोरिटी पहले किसे दी जाती थी कि आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था से पैसा लेकर के इस घाटे की भरपाई करती थी। लेकिन अगर अब भी घाटा रह जाए तो इस बचे हुए घाटे की भरपाई आरबीआई जो है नए नोट जारी करके करती थी। अब सरकार के घाटे का वह हिस्सा जिसकी भरपाई आरबीआई नए नोट जारी करके करती थी, इसी को मौद्रिक घाटा कहा गया, इसी को मॉनेटरी डिफिसिट कहा गया। नहीं समझ आया? बहुत आसानी से समझना, बहुत साधारण भाषा में कि भैया सरकार का घाटा हो जाता था। सरकार का घाटा क्यों? खर्चे ज्यादा, प्राप्तियां कम, तो सरकार घाटे में चली गई। मान लो अब सरकार जो घाटे में चली गई तो मान लो कि टोटल जो रिसीट थी, ऐसे समझो, वो 100 रुपए की थी और जो टोटल एक्सपेंडिचर था, टोटल एक्सपेंडिचर वो मान लो 140 रुपए का था। कितना? 140 रुपए का था। तो पहले 1997 से पहले 40 रुपए की भरपाई कैसे की जाती थी? सरकार क्या करती थी कि बोलती थी कि भाई कैसे भी भरपाई करो आरबीआई से। आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, सरकार का भी बैंक है। आरबीआई जाती थी कहाँ? बैंकों के पास और कहती थी कि भैया एक काम करो कि ये जो मतलब इससे ऋण लेती थी, हमें कुछ ऋण दे दो तो हम इसकी घाटे की भरपाई कर पाए। तो मान लो आरबीआई ने ऋण दिया 30 रुपए का, तो अब भी 10 रुपए का घाटा है। देखो है ना कि 10 रुपए का घाटा, तो ये जो अब भी 10 रुपए का घाटा है, अब इसकी भरपाई के लिए क्या करती थी? आरबीआई नए नोट जारी करते थे, आरबीआई नए नोट जारी करती थी। और इसके चलते जब आरबीआई नए नोट जारी करती थी तो इसी को जो नए नोट जारी करके घाटे की भरपाई करी जाती थी उसको मॉनेटरी डिफिसिट मौद्रिक घाटा कहा जाता था। ये आखिर आप सोचना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि सरकार पहले इसकी गणना करती थी, अचानक से 1997 में इसकी गणना बंद कर दी। देखो हुआ कुछ यूं कि सरकार मतलब जो रिकमेंडेशंस दिए गए इसमें से प्रॉपरली कि भाई आप नए नोट छाप करके घाटे को भरपाई करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, कर लो। लेकिन जो मार्केट में आप फ्लो का जो है, मनी का जो फ्लो है वो बढ़ा रहे हो, लिक्विडिटी बढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए एक क्या है? खतरनाक साबित होगी, क्योंकि ये महंगाई को बढ़ा देगी।
ये महंगाई को बढ़ा देगी। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपरली ये ऐसा देखने को मिला, तो इस वजह से इसकी गणना बंद करी गई। समझ में आया? चलो वेरी गुड। ये देखो जरा घाटे की प्रवृत्तियां, ठीक है। तो इसे देखो घाटे की प्रवृत्तियां, अब जीडीपी के प्रतिशत में इसे दर्शाया जाता है। मैंने आपको सारे घाटे बताया, देखो राजस्व घाटा भी बताया, राजकोषीय घाटा भी बताया, प्रभावी राजस्व घाटा बताया और प्राथमिक घाटा बताया। और देखो यही तो सब बजट में आता है, ये केंद्रीय बजट 2021-22 का डेटा है। अब यही तो आप देखो, अगर जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है कि राजस्व घाटा होता क्या है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रभावी घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा, तो बस आप डेटा हो सकता है याद कर लो, लेकिन एक्चुअल में आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे तो चीजें आप सेटल नहीं कर पाओगे। खैर चलो यहाँ पे देखो कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखो भाई, वास्तविक 2019-20 में पहले मैं बात करूं, मतलब इन तीनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा, तो चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, राजकोषीय घाटे की। वास्तविक 2019-20 में कितना था भैया? 4.6 था, 4.6 था। बजट अनुमान 2020-21 में क्या था कि रहने का? 3.5 रहने का था। हुआ कुछ यूं, कोविड-19 आ गया। अब कोविड-19 आने के चलते जो प्राप्तियां हैं वो कम हो गई लॉकडाउन के चलते, क्योंकि कंपनियों में प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो कर से संबंधित प्राप्तियां कम हो गई, और इसी तरह गैर कर से संबंधित जो प्राप्तियां हैं वो कम हो गई। तो प्राप्तियां कम हो गई और कोविड-19 के चलते हेल्थ वेलफेयर में पैसा खर्च करना पड़ा, तो खर्चा ज्यादा हो गया। इसके चलते जो राजकोषीय घाटा है ये 9.6 पहुंच गया। संशोधित अनुमान ये है, रिवाइज्ड है कि ये 9.5, सॉरी नॉट 6, 9.5। अब ये अनुमान लगाया गया है कि ये अगले वर्ष 2021-20 का जो बजट अनुमान है कि भी ये 6.8 के आसपास रहेगा। लेकिन ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। इस वजह से दूर की कौड़ी है कि जो सेकंड वेव ने बरपाया कहर, और थर्ड वेव का जो आगमन की आशंका है, और सेकंड वेव में जो पैसा, देखो पहले तो इतना कहर और फिर पैसा भी तो वो हुआ, तो कहा जाता है कि इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि यह इससे भी ज्यादा निकल जाए, इससे भी ज्यादा निकल जाए। अगला देखो, अब आप हम बात आते हैं राजस्व घाटे की करते हैं। देखो भैया, राजस्व घाटा वास्तविक 2019-20 में कितना? 3.3%। अनुमान क्या था? बजट अनुमान 2021 में अनुमान क्या था भैया? 2.7 का। ये 2021 में अनुमान था। संशोधित अनुमान हो के कितना आया? वही समस्या सेम देखने को मिली, ये जाके 7.5। कितना? 7.5। मतलब कि सेम प्रॉब्लम देखने को मिली यहाँ। इस वजह से जो राजस्व घाटा है वो जो संशोधित अनुमान 7.5, 2020-21 का संशोधित अनुमान। बात आती है 21-22 में, और बजट अनुमान ये है कि यह है जीडीपी का 5.1 रहेगा। ठीक है, इस डेटा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5.1 रहेगा। अगली बात आती है कौन से घाटे की? देखो प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा वास्तविक 2019-20 में कितना था भैया? 2.4 था। इसके बाद जो है बजट अनुमान ये है कि ये इतना, मतलब 1.8 का रखा गया, लेकिन वही कोविड महामारी के चलते ये इंक्रीज कर गया 6.3 पर, और 20-21 में, सॉरी 21-22 में अनुमान लगाया गया है बजट में कि ये 4.1% हो जाएगा। लेकिन मैंने सेम बताया कि भाई इनको प्राप्त कर पाना अब उतना ही मुश्किल है। अगला आप देखोगे कि जो ये है आपका प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डिफिसिट्स, वास्तविक 2019-20 में 1.6 था। इसके बाद ये जो बजट अनुमान 2020-21 में 0.4, और फिर जाके संशोधित अनुमान 5.9, और इसके बाद जो 3.1 जो है बजट अनुमान, 3.1 क्या है भाई? बजट अनुमान 3.1, ये बजट अनुमान। तो ये पूरा जो है डेटा, यानी घाटे से संबंधित जो टेंडेंसी रही है, ये आपके साथ मैंने ये शो करा। ओके,
आगे देखो भाई, हिनार्थ प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग। ये हिनार्थ प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, इसे समझने का प्रयास करिए। देखो, यदि सरकार के व्यय, जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, और उसकी प्राप्तियों से अधिक हो, मतलब खर्चा ज्यादा प्राप्तियां कम, इनकम कम, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया, है ना, तो वही कुछ है कि कमाई 50 पैसा और रुपया, मतलब खर्चा जो है रुपया। तो व्यय ज्यादा हो अगर प्राप्तियों से, तो तब सरकार घाटे में कहलाती है। और इस घाटे की भरपाई के लिए एक प्रयुक्त व्यवस्था जो है, ये हिनात प्रबंधन डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। मतलब ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है, एक्चुअल में ये घाटे की भरपाई इससे होती है। अब 1997 से पहले भारत में इस व्यवस्था के तहत जो है, मैं अभी आपको ठीक 10 मिनट पहले बताया था कि जो सरकार पहले बैंकिंग तंत्र से, जो सरकारी आरबीआई को बोलती थी, तो आरबीआई प्रतिभूतियां जारी करती थी और बैंकों से पैसा उधार लेती थी, और इस घाटे की भरपाई के लिए दे दिया जाता था सरकार को। अब देखो, आरबीआई जो है सरकार के घाटों को पूरा करने के लिए बैंकिंग व्यवस्था से ऋण लगातार लेती रहती थी। तो अब होगा क्या कि जैसे देखो, ऐसे समझो कि एक तरफ ये आरबीआई है, एक तरफ बैंक्स हैं, और ये एक तरफ क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे मार्केट है। अब मान लो कि बैंकों के पास 100 रुपया है। आरबीआई क्या बोलती है बैंकों से कि भैया, हमें गवर्नमेंट को घाटा है, उसका तो भरपाई करना है, तो एक काम करो कि हमें कुछ पैसे दो, हम प्रतिभूतियां गवर्नमेंट जारी करेगी तो प्रतिभूतियां देंगे, आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें पैसे दे दो। बैंक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ले लो। तो जो पैसा, मान लो कि इनके पास जो पैसा था वो कहाँ जाना चाहिए था, मार्केट में जाना चाहिए था। कहाँ जाना चाहिए था, मार्केट में जाना चाहिए था। हाँ भाई, मार्केट में जाना चाहिए था, लेकिन पैसा चला कहाँ गया, सरकार की ओर चला। तो आम, अब यहाँ पे देखो, तब बैंकिंग व्यवस्था में निजी क्षेत्र और आम उपभोक्ता और निवेशकों के लिए पैसा कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसा कमी उत्पन्न हो जाएगी। इससे ये लोग जो हैं अर्थव्यवस्था से बाहर चले जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये अर्थव्यवस्था से बाहर चले जाएंगे। और इस घटना को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये व्यक्ति, निजी क्षेत्र के व्यक्ति, आम उपभोक्ता, ये जो निवेशक हैं, अगर इनको पैसा ना प्राप्त हो और इसके चलते ये अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएं, तब इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मैं इसे अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, इसी वजह से यहाँ पढ़ा दिया, क्राउडिंग आउट। देखो, मेरा इकोनॉमी पढ़ाने का यूं ही तरीका है, मैं चीजों को जोड़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग आपको वो जो कॉपी पेस्ट वाला वो नहीं मुझसे होता है कि कहीं कोई इधर से उठाया कोई उधर से, ठीक है। तो मैं चीजों को कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअल में आपको एक समग्र तरीके से, ताकि चीजों को आप जोड़ सकें, ठीक है। तो आपने क्राउडिंग आउट देखा। अब जो सरकार है, लोगों, यानी लोगों और बाह्य स्रोतों से भी उधार लेती है। यदि इसके बाद भी सरकार अब क्या करेगी, लोगों से और बाह्य जो क्षेत्र है, मतलब स्रोत हैं, उनसे भी पैसा ले लेगी। यदि तब भी घाटे की भरपाई नहीं होती थी, तब एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करके सरकार सीधे आरबीआई से उधार लेती थी, एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी कर देती थी। और इन एडहॉक ट्रेजरी बिलों के बदले, अब कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि पैसा छाप दो। तो इन्हीं एडहॉक ट्रेजरी बिलों के बदले आरबीआई सरकार को उधार देने के लिए नए नोट छाप देती थी। सरकार क्या कर देती थी भैया, नए नोट छाप के दे देती थी। इससे घाटे की भरपाई तो हो जाती थी, लेकिन इससे मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती थी। और इस प्रक्रम से सरकार को धन आसानी से तो मिल जाता था, आसानी से मिल जाता था, इसीलिए सरकार राजकोषीय घाटे के बढ़ने को लेकर के बहुत चिंतित नहीं थी, बहुत कंसर्न नहीं था। राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई ने यह सहमति से इस प्रक्रम को समाप्त करने का निर्णय लिया कि भाई जो ये प्रोसेस है, इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये लगातार समस्या बनी रहेगी, ये इशू बना ही रहेगा। तो एक ये चीजें देखने को मिली। इसके साथ साथ आप देखोगे, जब हिनार्थ प्रबंधन की ये जो है, मतलब
ये जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है ये प्रॉब्लम से समाप्त हो गई, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया, तो कोई तो ऐसा प्रोसेस लाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात मतलब प्रक्रम लाना चाहिए ताकि इस समस्या को, अभी हमने सेटल नहीं किया है पूरी तरीके से, हमने चलो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक जो सेक्टर है उसको सेटल किया है, दूसरा सेक्टर जो घाटा वाला है उसको कैसे किया जाएगा। चलो हमने ये तो कह दिया कि अब ये जो व्यवस्था है भाई ये ऐसा नहीं, काम नहीं चलेगा, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन घाटे की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं फिर तो एक समय हम मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि सिर्फ हमारा घाटा ही रह जाएगा और कुछ नहीं रह जाएगा। उसी के लिए बेस एंड मीन्स एडवांस आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था, अगेन सुनना, आर्थोपाय अग्रिम, बेस मीन्स एंड एडवांस, ठीक है। देखो पहले, अच्छा इसे ना मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो राजकोषीय घाटा और वित्त पोषण से जो स्रोत हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं वहां आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ये मैं थोड़ा सा बाद में आपको दिखाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, ओके। चलो पहले आप आर्थोपाय अग्रिम बता देता हूँ। आर्थोपाय अग्रिम की जो व्यवस्था है आरबीआई द्वारा, जो आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था है, ये आरबीआई एक्ट, पहले तो इसे सुन लो, ये आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 यानी 17 क्लॉज 5 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा केंद्र के लिए यह व्यवस्था 1 अप्रैल 1997 में लाई गई। दोबारा सुनना, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17(5) यानी 17 क्लॉज 5 या फिर इसको सब सेक्शन 5 कह लो, इसके अंतर्गत आरबीआई द्वारा केंद्र के लिए यह व्यवस्था, केंद्र के लिए यह व्यवस्था 1 अप्रैल 1997 में लाई गई। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था को जो हीनात प्रबंधन था, डेफिसिट फाइनेंसिंग था, उसको क्या किया गया था, भी समाप्त कर दिया गया था। अब जो हीनात प्रबंधन देखो, आर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था को जो किसने मतलब ये किसको सरपास की, हीनात प्रबंधन की व्यवस्था को इसने सरपास कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इसके साथ साथ केंद्र के साथ साथ आरबीआई के द्वारा यह सुविधा जो है सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है इनको भी ये प्रदान की गई। मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है सरकार के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा जो नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे, और इसमें ये सुविधा जो है ये सिक्किम बस ये सुविधा नहीं प्राप्त करता, बाकी सेंट्रल और जो सभी स्टेट, ऑल स्टेट्स और उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है ये व्यवस्था सभी को दी जाती है। इसमें से जो जानने मतलब इसमें से ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पहली पूर्व सुविधा में होता था, हीनात प्रबंधन में होता था, उसमें क्या होता था, नए नोट जारी करके घाटे को पूरा किया जाता था, अब इसको समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया गया। यह भी निर्धारित किया गया है कि एडहॉक ट्रेजरी बिल अब जारी नहीं होंगे, जो एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी करके नए नोट की छपाई होती थी वो जारी नहीं होंगे। इसके अंतर्गत ये तय किया गया है कि सरकार के घाटे की भरपाई जो है, किस भरपाई के उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा नए नोट जारी नहीं किए जाएंगे, और यह भी निर्धारित किया गया है कि भाई अब एडहॉक ट्रेजरी बिल भी जारी नहीं होंगे, तो उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट खाता, चालू खाता खुलवाना पड़ेगा, जिन्हें यह सुविधा आरबीआई के द्वारा दी जाएगी। आरबीआई ये सुविधा देगी अगर घाटे की भरपाई के उद्देश्य से। यहां तक कि केंद्र को भी चालू खाता जो सेंट्रल है उसको भी खुलवाना होगा, और इस नई व्यवस्था के उद्देश्य से इन सभी राज्यों और केंद्र को अपने पिछले 3 वर्षों के जीडीपी के औसत के आधार पे एक न्यूनतम जमा राशि आरबीआई के पास जो मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा इस खाते में। यह न्यूनतम जमा राशि आरबीआई के पास रखे संसाधन के तौर पे कार्य करेगी, जो आरबीआई के पास रखे संसाधन के तौर पे ये कार्य करेगी। जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही आरबीआई जो है भारत सरकार के साथ मिलकर के यह तय कर लेगी कि कितना पैसा चाहिए, और आम निवेशक और बैंकिंग व्यवस्था से सरकारी प्रतिभूति जारी कर ऋण प्राप्त करने के बाद अधिकतम कितना ऋण सरकार जो आरबीआई द्वारा सरकार को अपनी प्राप्ति और व्यय के तत्कालीन जो असंतुलन को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अब यह धनराशि जो है परस्पर निर्धारित की जाती है। आर्थोपाय अग्रिम की सुविधा
जो ये आर्थो बेस मीन्स एंड एडवांस है, तो इसकी सुविधा यह धनराशि प्रत्येक 6 माह पे निर्धारित करी जाती है और जरूरत पड़ने पर शॉर्ट टर्म में ऋण के तौर पे आरबीआई के द्वारा सरकार को दे दी जाती है। अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत जो दी गई जो ऋण की परिपक्वता की अवधि है वो 90 दिनों की ही होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। और यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो रेपो दर के बराबर, ऑलरेडी मैं रेपो दर बता चुका हूं, उसके बराबर रेपो दर के बराबर होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यदि सरकार को अर्थोपाय अग्रिम के तहत तय की गई धनराशि से अधिक ऋण की आवश्यकता है तो सरकार आरबीआई से और भी उधार ले सकेगी। अगर और भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं है, आरबीआई से सरकार और भी पैसा उधार ले सकेगी, परंतु इसे अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहेंगे। याद होगा ओवरड्राफ्ट की सुविधा मैंने क्या बताया था आपको, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो बहुत सारे खाते खुलवाए गए उनमें से ओवरड्राफ्ट की सुविधा पहले 5,000 थी, अब 10,000। इसी तरह यहाँ पर जो है केंद्र को या फिर राज्य सरकारों को आरबीआई के तरफ से ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। यदि अधिविकर्ष के तौर पे ली गई, ओवरड्राफ्ट के तौर पे ली गई धनराशि तय किए गए अर्थोपाय अग्रिम के 100% तक की है, जो अर्थोपाय अग्रिम पहले तय कर लिया गया था आरबीआई और केंद्र के द्वारा बैठ के, अगर मान लो 100% तक की है, तब ब्याज दर रेपो दर से 2% ज्यादा होगी। ब्याज दर रेपो दर से 2% ज्यादा होगी। यदि अधिविकर्ष अर्थोपाय अग्रिम के 100% से अधिक बढ़ जाती है तो ये रेपो दर के 5% से अधिक दर पे इंटरेस्ट लागू होगी और अधिविकर्ष के तौर पे ली गई धनराशि को 12 वर्किंग डेज, पहले ये 10 था 12 कर दिया गया है, इतने में लौटाना अनिवार्य है। यदि सरकार इसकी वापसी में विफल हो जाती है, पैसा नहीं लौटा पाती है आरबीआई का, तो आरबीआई इसकी वापसी तक सरकार को अपनी जो है सभी जो वित्तीय सहायताएं हैं वो रोक देगी, कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी। आरबीआई के पास केंद्र सरकार के चालू खाते में प्रत्येक सैटरडे को आरबीआई के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन और भारत सरकार के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन केंद्र को जो है 100 करोड़ रुपया की जमा राशि रखनी होगी और किसी भी दिन न्यूनतम जमा राशि 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस जो करंट अकाउंट खुलवाया जाएगा आरबीआई के पास, ये प्रत्येक शुक्रवार को और आरबीआई के वित्तीय वर्ष के दिन 2 दिन 100 करोड़ रखना होगा और फिर बीच में से कम किया जा सकता है, लेकिन इसको 10 करोड़ से कम नहीं किया जा सकता है। आरबीआई ने जो बिमल जलान समिति के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष को केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुरूप कार्य करने का निर्णय लिया है और इस कारण से आरबीआई का वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 2021 तक महज 9 महीनों का ही रहा है। अब आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के अगले 31 मार्च तक होगा। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के एक बेहतर प्रबंधन के लिए रोकथाम हेतु एक वित्तीय सहायता के तौर पे अर्थोपाय अग्रिम की सीमा राज्यों के लिए जो है पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में 60% तक इंक्रीज कर दी है। ये बेस मीन्स एडवांस है। ये क्या है भाई? बेस मीन्स एडवांस है। उम्मीद करता हूं जो बेस मीन्स एडवांस यहां तक चीजों को आसानी से आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब राजकोषीय उत्तरदायी और जो बजट प्रबंधन है जरा इसे समझने का प्रयास करिए। इसे आप बेस मीन्स एडवांस समझ गए होंगे कि एक्चुअल में जो बेस मीन्स एडवांस क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इसे आप गलत करके आएंगे। हाँ जी, गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा, तो इसमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से पहले मैंने आपको जो अर्थोपाय अग्रिम से पहले मैंने आपको हीनार्थ प्रबंधन जो है, हुनार्थ नहीं है ये, हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था बताई थी, क्योंकि शायद इसे समझ पाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बार मैं बहुत फास्ट रिपीट करता हूँ। अर्थोपाय जो अग्रिम की व्यवस्था कौन? आरबीआई के द्वारा केंद्र के लिए
ठीक है। केंद्र के लिए पहले आर्थोपाई अग्रिम मतलब के लिए है ये व्यवस्था और राज्य सरकारों के लिए है। अप्रैल 1997 से पहले हिनात प्रबंधन की व्यवस्था को इसने प्रतिस्थापित किया है, उसकी जगह ये व्यवस्था आई है। केंद्र के साथ साथ आरबीआई ने यह सुविधा जो है सिक्किम को छोड़ करके, इसे नहीं है, सभी राज्यों को मिलेगा। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत ये तय किया गया है कि सरकार के घाटे की भरपाई के उद्देश्य से आरबीआई के द्वारा नए नोट जारी नहीं करे जाएंगे और ना ही ट्रेजरी बिल जारी होंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या होगा, और उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जिन्हें यह सुविधा आरबीआई द्वारा दी जाएगी, उन्हें आरबीआई के पास अपना करंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, केंद्र को भी अपना करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और नई व्यवस्था के उद्देश्य से इन सभी राज्यों और केंद्र को पिछले 3 वर्षों के जीडीपी के एवरेज के अकॉर्डिंगली एक न्यूनतम अमाउंट जो है आरबीआई के पास रखना होगा, मैंडेटरी है। और यह न्यूनतम जमा राशि आरबीआई के पास रखे गए संसाधन के तौर पर कार्य करेगी। साथ में जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही आरबीआई और भारत सरकार मिलकर यह तय कर लेते हैं कि आम निवेशक और बैंकिंग व्यवस्था जो सरकारी प्रतिभूति है वो जारी करके ऋण प्राप्त करने के बाद अधिकतम कितना ऋण, मतलब स्टार्टिंग में तय कर लिया जाएगा कि कितना ऋण आरबीआई द्वारा सरकार को अपनी प्राप्ति और व्यय के जो असंतुलन है, जो डिसबैलेंस है, इसको दूर करने के लिए, मतलब शुद्ध सा कहो कि घाटे को कम करने के लिए ये कितना देना होगा, ये पहले तय हो जाता है। यह धनराशि परस्पर निर्धारित की जाती है। आर्थोपाई अग्रिम की ये सुविधा कहलाती है, इसी को आर्थोपाई अग्रिम बेस मींस एडवांस कहा जाता है। यह धनराशि प्रत्येक 6 माह पे निर्धारित की जाती है, जरूरत पड़ने पर इसे शॉर्ट टर्म में भी तैयार किया जाता है और ये आरबीआई इसको मतलब ये एक एज दे देती है। आर्थोपाई अग्रिम के अंतर्गत ऋण की परिपक्वता की अवधि मैक्स 90 डे की हो सकती है और यहाँ ब्याज की दर जो है रेपो दर के बराबर होगी। रेपो दर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि रेपो दर क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। यदि सरकार को आर्थोपाई अग्रिम के तहत तय की गई धनराशि से अधिक ऋण की आवश्यकता है, मान लो यदि सरकार को जो आर्थोपाई अग्रिम में धनराशि तय करी गई है उससे ज्यादा की जरूरत है, तब कोई बात नहीं है, आरबीआई जो है ये दे देगी। इसी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहेंगे, बताया मैंने। और यदि अधिविकर्ष के तौर पे ली गई धनराशि तय किए गए आर्थोपाई अग्रिम 100% तक की है, जो मान लो तय किया गया है जो बेस मींस एंड एडवांस, और उसकी जो धनराशि आप मान लो पहले 100 रुपए तय किया गया है और ये जो आपने 100 रुपए तक की जो ओवरड्राफ्ट के तौर पे पैसा आपने पहले तो जो तय किया गया था वो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, और जो तय हुआ था ओवरड्राफ्ट में आपने इतना पैसा प्राप्त कर लिया है, तब ब्याज दर बढ़ जाएगा रेपो रेट से 2%। अगर मान लो तब भी ये 100% से अधिक होता है तो ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत जो पैसा दिया जाएगा तब यह 100% से अधिक होने पर 5% तक की जो ब्याज दर लगेगी। अधिविकर्ष के तौर पे जो ली गई धनराशि हर हाल में आपको 12 दिनों में लौटाना पड़ेगा, और यदि सरकार इसकी वापसी में विफल हो जाएगी, असफल हो जाएगी, तो आरबीआई इसकी वापसी तक सरकार को अपनी सभी वित्तीय सहायताएं प्रॉपरली रोक दी जाएंगी। सरकार कोई हेल्प नहीं करेगी, आरबीआई कोई हेल्प नहीं करेगी। आरबीआई के पास केंद्र सरकार के चालू खाते में प्रत्येक शुक्रवार और आरबीआई के वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जो है न्यूनतम 100 करोड़ रुपया रखना होना जरूरी है। किसी भी दिन 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और जो विमल जलान समिति के अनुसार अपने वित्तीय वर्ष को केंद्र सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुरूप करने का निर्णय भी लिया गया है। नहीं, पहले वित्तीय वर्ष डिफरेंस हुआ करता था आरबीआई का और केंद्र सरकार का। अब इस कारण से आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो है 2020-21 से 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 21 तक था, और ये 9 महीनों का ही रहा, लेकिन अब ये उसी के साथ अनुरूप चलेगा और जो है ये 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक रहेगा। अब आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के एक बेहतर प्रबंधन और रोकथाम के लिए इसमें से जो राज्यों को 2020 में 60% तक एज दे दी है, ठीक है। ये आपने सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम एक्ट, देखो एफआरबीएम एक्ट 2003, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ये एक्चुअल में होता क्या है इसे समझने का प्रयास करो। 1990 के दौर में सरकार का राजकोषीय स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, और आपको विदित होना चाहिए या पता होना चाहिए कि हमारी स्थिति ये आ गई थी कि जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन की समस्या से हम ग्रसित हो चुके थे, और हमारे पास मान एग्जिम के लिए मात्र 47 डेज
के लिए पैसा बचा था। हम इतनी खराब स्थिति से गुजर रहे थे, कंटिन्यूसली हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था। अब जो लक्ष्य रखे गए थे, तो राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग का अनुसरण करने के उद्देश्य से अब ऑब्वियस है कि अगर ये समस्या आएगी तो इसको मतलब स्वस्थ बेहतर करने के लिए, कुछ लक्षित करने के लिए कोई ना कोई समिति का गठन किया ही जाएगा। और ये अक्सर होता है, हर एक समिति के लिए दूसरी, दूसरी के लिए तीसरी, तीसरी के लिए चौथी, ये होता ही है हमारे देश में। तो विजय केलकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया और इसी को जो केलकर टास्क फोर्स भी कहा गया। और केलकर टास्क फोर्स ने कुछ सुझाव दिए, जिसको संसद में इसको पारित करके एफआरबीएम एक्ट 2003 के तौर पे से पारित किया गया। और यही जो एक्ट है ये 2004 से प्रभावित हुआ। एफआरबीएम कानून के कुछ प्रावधान हैं जिसे हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या प्रावधान है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। क्वेश्चन प्रॉपरली यहाँ से बनेगा ही बनेगा, और आप मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन यहाँ से गलत करके आएंगे, है ना? नहीं आएंगे। चलो, वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रत्येक वर्ष, ध्यान से सुनना, ये रिकमेंडेशंस थे किसके? केलकर टास्क फोर्स। ये क्यों गठित किया गया भाई? जो हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य जो है, फिजिकल हेल्थ कंटिन्यूअसली गिर रहा था, तो इसको कंसोलिडेट करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए केलकर टास्क फोर्स का गठन किया गया कि भाई कुछ सुझाव आप ही हो, अब हनुमान आप ही कुछ सुझाव, वरना हमारी नैया तो डूबने वाली है और हमारे लक्ष्मण की तो हालात ठीक नहीं है ना? ऐसे ही कहा गया ना, ऐसा नहीं कहा गया। तो केलकर टास्क फोर्स ने इस संदर्भ में कुछ सुझाव दिए, और ये जो सुझाव को प्रॉपरली क्या किया गया, एक एक्ट के तौर पे पारित कर दिया गया, ठीक है। और ये 4 से प्रभावित हुआ। तो अब इसमें रिकमेंडेशंस क्या थे? वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा, बार बार नहीं बताऊंगा, 0.3% की कमी लाना है। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं केलकर साहब कि भाई 2004-05 से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में आप 0.3% की कमी लाएंगे ही लाएंगे। अगला स्टेटमेंट क्या था उनका, मतलब रिकमेंडेशंस, 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे के, मतलब राजकोषीय घाटे जो है, घाटे को जीडीपी का 3% तक लाया जाए, जीडीपी का 3% तक लाया जाए, ये भी कहा गया। अगला, वित्तीय 2004-05 में से प्रत्येक वर्ष, अब ध्यान से सुनना, ये बात किसमें, ये राजकोषीय घाटे के बारे में कही गई है कि पहले तो आपको 0.3% से 2004-05 वित्तीय वर्ष से कम करना है, और 2009 में ला करके इसको 3% तक लेके आना है, ठीक है। अभी क्या हालात है, 9.5, याद करो 9.5, और साहब कह रहे हैं कि आपको 2009 तक 3% लाना है, 2021 में 9.5। अब ये समझ लीजिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, भ्रष्टाचार से लगा करके। वित्तीय वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटे में 4-5 से, सॉरी में नहीं, 0.5% की कमी लाना है। हर साल आपको इस 0.4% की कमी लाना है। 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को शून्य करना है। अभी कितना है, लगभग 6-5 के आसपास। ये आलम है साहब। कितना साल हो गया, 9 से, 1 साल इधर 1 साल इधर, और 12 साल। किसी आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में, देखो ये आपने देखा कि भाई सरकार को अपने राजकोषीय स्वास्थ्य का कंप्लीट जो है संपूर्ण जानकारी प्रत्येक क्वार्टरली संसद में प्रस्तुत की जाए। किसी आर्थिक अनिश्चितता की स्थिति में अधिनियम में संशोधन और लक्ष्यों में सुधार किया जा सकता है। ये पॉइंट ना अच्छा है, लेकिन ये चीजों को, इनको क्या कर देता है, ये पैरेलल कर देता है। 7वां पॉइंट बाकी के 6 पॉइंट को पंगु बना देता है। ये जरूरी है, लेकिन उसी टाइम इस पॉइंट को डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे डाला गया। अब ये सभी को पंगु बना देता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको, ये जो है, ये प्राप्त नहीं कर पाते हो टारगेट है, तो आपके लिए 7वां पॉइंट तो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, संशोधन कर लो, संशोधन कर लो, हो जाएगा। ये इशू है, ठीक है। तो इसमें से संशोधन, ये सुधार किया जा सकता है।
हालांकि सुधार की जरूरत कब थी, जैसे कोरोना कोविड-19 के चलते चलो इशू आया, इसमें सुधार की मतलब ये प्रॉब्लम आया, ये जरूरी था कि यहाँ संशोधन होना चाहिए था, लेकिन और टाइम तो नहीं थी, लेकिन हुआ। अब अनेक कारणों से एक के बाद एक सरकारों ने एफआरबीएम एक्ट 2000 मतलब 2003 के लक्ष्यों में संशोधन जारी रखा, और वही जो मैंने बताया, और इसी की वजह से कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगते रहे। टारगेट रखो, प्राप्त ना करो, इसको और पोस्टपोन कर दो। 2009 का लक्ष्य है, इसे 22 का कर दो, 25 का कर दो, 30 का कर दो, ठीक है। हम आएंगे, हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आप अगली बारी है ना। शायद ये याद आ रहा है, हाँ, आरटीआई से शायद पीसीएस की कॉपी है, अगर करेक्ट नहीं है तो मुझे करेक्ट करिएगा। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी ने मेंस का कॉपी वॉपी के लिए आरटीआई लगाया था शायद, जहाँ तक मुझे, और उसमें पता है वो कहा गया कि हम 1 साल बाद कॉपी उपलब्ध करवाएंगे, मतलब चुनाव है 6-7 माह बाद, और अगली बार अगर आ गए तो देखेंगे, और अगर कोई आएगा तो फिर दूसरा उपलब्ध करवाएगा, मतलब एक कॉपी आपको उपलब्ध 1 साल बाद करवाएंगे। वाह। तो ये, अब यह विवाद का मुद्दा बन गया एफआरबीएम एक्ट, क्योंकि आप रोज रोज बदलोगे तो प्रासंगिकता तो खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे कि एक व्यक्ति था जो बकरी चलाता था, और पहाड़ी से रोज आवाज लगाता था कि भाई मुझे, मेरी बकरियों को जो है ना कि शेर खा रहा है, जो है मतलब बड़ा कोई जानवर है वो खा रहा है। रोज हेल्प हेल्प बोलता था, लोग पहुंच जाते थे, लोग पहुंच जाते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि रियली में शेर आया, और लोग, जब उसने हेल्प के लिए बात करी तो फाइनली लोग नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी रोज की आदत है। तो हमारी सरकारों ने ये जो इसकी जो प्रासंगिकता थी एफआरबीएम एक्ट की, समाप्त कर दिया, रोज संशोधन करना है। तो इसकी जो है प्रासंगिकता पे, रिलेवेंसी पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे। तो यह विवाद का मुद्दा बन गया कि एफआरबीएम एक्ट को जारी रखा जाए या इसको समाप्त कर दिया जाए। तब लक्षित जो है राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में लगातार निरंतर विवाद का मुद्दा बना रहा, और एक तर्क के अनुसार सरकार पर ये दबाव का काम किया, और ये सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाने के रखने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं दूसरे तर्क के अनुसार सरकार एक अनिश्चितताओं से भी ग्रस्त होती है, लाइक दैट कोविड-19। तो अब भाई राजकोषीय लक्ष्य को प्राप्त करना ऐसी स्थिति में तो संभव नहीं है, तो इसमें लचीलापन होना चाहिए। तो भाई अगर आप मान लो लचीलेपन का अभाव या सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों के साथ विकास के उद्देश्यों में खत्म स्वतंत्रता को ये छीन लेगा, अगर ऐसा होता है। जब विवाद के निपटान हेतु 2016 में, ध्यान से सुनना, मई 2016 में एनके सिंह जी की अध्यक्षता में एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस कमेटी ने 2017 में अपने रिकमेंडेशंस दिए। तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड फिस्कल फ्रेमवर्क फॉर 2021 सेंचुरी इन इंडिया, मतलब रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, अ डेट एंड फिस्कल फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी इंडिया। अब इसके क्या सुझाव थे, इनके सुझाव भी देख लो जरा। अब ये क्या कह रहे हैं, एक कमेटी ऑलरेडी आ चुकी है, अभी इनके लिए दूसरा बना दो, ठीक है। बच्चा जब रोता है तो लॉलीपॉप दे दो, दोबारा रोता है तो लॉलीपॉप दे दो, तिबारा रोता है तो भी लॉलीपॉप दे दो, चौबारा रोता है तो उसे खिलौने दे दो, वही चल रहा है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण लक्षित रूप से किया जाना चाहिए, परंतु इसमें से लक्ष्य के संदर्भ पे लचीलापन होना चाहिए, लक्ष्य के संदर्भ में लचीलापन होना चाहिए। इनने कहा, इनके सामने कहा 2017 से 23 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.5 से घटा करके 2.5 तक लाया जाना चाहिए। ये नया बेंचमार्क है, ठीक है। क्या चल रहा है, अब 2023 तक और बढ़ जाना है बहुत ज्यादा। 2017 से 2023 तक 0.25 प्रतिवर्ष, मतलब जो घटाव की दर से, यानी प्रत्येक वर्ष 0.25% आप घटाओ, और राजस्व घाटे को घटाकर 23 तक 2003% तक लाना चाहिए, और फिर राजस्व घाटे को घटा करके जीडीपी का 0.8% तक ले आओ। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मिलित जो ऋण है जीडीपी का 70% है, और इसमें से केंद्र का योगदान 49% है। 70% में से केंद्र का जो योगदान है 49% है, ठीक है। और इसमें से जो राज्यों का योगदान है वो 21% है। तो इस ऋण और जीडीपी का अनुपात जो है 60% तक लेके आओ, 60% तक
होना चाहिए। केंद्र का जो है कुल ऋण ये एक्चुअल में 40% होना चाहिए। केंद्र का जो है ये कुल ऋण जीडीपी का 40% तक होना चाहिए। राज्यों का 20% तक इन्हीं ने कहा है। और आर्थिक अनिश्चितता के दौरान लक्ष्यों में जो है लक्ष्य है, टारगेट है, लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कमेटी ने एक एस्केप क्लास का भी सुझाव दिया और इसके तहत लक्ष्यों को 0.5% से बढ़ाने की स्वतंत्रता भी दी गई है, दी जानी चाहिए। प्रभावशाली राजकोषीय नीतियों के निर्माण के लिए राजकोषीय परिषद की स्थापना की जाए, इनने कहा। और वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट प्रस्तुति के दौरान हमारी वित्त मंत्री जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने का प्रस्ताव किया है। तो ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ध्यान रखना ये FRBM ऐप से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि केलकर साहब क्या कह रहे हैं, उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं, फिर 2016 में NK साहब के रिकमेंडेशंस क्या हैं। बाकी की जो है कल की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक काफी कुछ हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच।